हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास की पृष्ठभूमि को देख लिया है, जिसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए इस ऐतिहासिक संवैधानिक विकास के क्रम में चलते हुए हमने इलेक्टिंग एक्ट पढ़ लिया है, फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था, अधिनियम 1786 पढ़ लिया है, चार्टर एक्ट 1793 से पढ़ लिया है, 1813 भी पढ़ लिया है और 1833 भी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853 का एक्ट। ये वीडियो आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, टेट हो, सीटेट हो या बीपीएससी 3.0 हो, कोई भी हो, तो आपका अगर उस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगा। सो प्लीज़ देखते हैं। 1784 के बाद हम लोगों ने 1853 पढ़ लिया था, 1813 भी पढ़ लिया था और 1800 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1853 से। ठीक है, तो देखिए कि 1853 में क्या खास बात हुई थी जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए यूजफुल होगा। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 की बात करता है। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 था। किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? 1853 एक्ट के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है एक्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ भी हुआ था। ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1853 एक्ट के द्वारा जो था सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ इसी एक्ट के द्वारा हुआ था 1853 में। इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था। इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति की भी स्थापना हुई थी, जिसका नाम था मैकाले समिति। और देखते हैं आगे। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया था? तो ये 1803 के अनुसार जो है विधान परिषद की स्थापना की गई थी या आरंभ की गई। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी? तो ये 1853 में। इसका लास्ट फैक्ट है, किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? तो 1853 में बना दिया गया था। तो इसमें से हम लोगों को क्या मेन बातें निकल के आई? इसमें से हम एक ही फैक्ट को याद रखेंगे कि इसमें सिविल सेवकों की भर्ती के चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था। किसमें? सिविल सेवकों की भर्ती में। और इसमें जो है भारतीयों के लिए भी पहली बार खोल दिया गया था। अब आगे देखते हैं कौन सा। अब देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 को किस नाम से जाना जाता है? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 विद्रोह के बाद ही हुआ था। इसीलिए जो है इसको अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट, यानी कि एक अच्छा सरकार बनाने वाला जो भारत के लिए ये अधिनियम कहा जाता है 1858 का अधिनियम। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद ये अधिनियम लाया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन पर कंपनी के हाथों से ले लिया गया तथा उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? तो 1858 का। यानी कि इसके पहले जो है महारानी विक्टोरिया के हाथों में, ताज के हाथों में शासन था भारत पे, लेकिन कंपनी के हाथों में था, लेकिन 1858 के बाद जो है इसके कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश महारानी जो है सीधे इस भारत पे नियंत्रण करने लगी। यानी कि कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो 1858 तक उसका राज चला था इंडिया पे। इसके बाद से जो 1858 के बाद से ही महारानी विक्टोरिया सीधे जो है गवर्न करती थी इंडिया पे, यानी कि शासन उनका चलने लगा था। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वायसराय। तो देखिए पहले कहा गया था क्या? ये बंगाल के जनरल कहा जाए। इसके बाद फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, फिर भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, और लास्ट में
1858 में क्या कहे जाने लगे, वायसराय कहे जाने लगे। और पहले भारत के प्रथम वायसराय कौन बन गए, लॉर्ड कैनिंग बन गए। तो कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग बन गए। तो ठीक है, अगला देखते हैं। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकार किसको दे दिया गया था, भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया था। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, तो जो कंट्रोल करते थे ये राजनीतिक गतिविधियों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक गतिविधियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक गतिविधियों में था। तो इसके समस्त अधिकारों को दे दिया गया था। किसे दे दिया गया, भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, इसी अधिनियम के द्वारा जो थे नियंत्रक मंडल और नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल दोनों को समाप्त कर दिया गया था। फिर इस 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। 15 सदस्यीय परिषद का ये गठन किया गया था, उपबंध किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत ही। और ये है किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के गवर्नर जनरल को भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो ये 1858 का अधिनियम था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को भारत का सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो 1858 का नियम। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था, उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। भारत का जो राज्य सचिव था उस ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी इसलिए था क्योंकि उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य जो बनता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वो उत्तरदायी होता था। अब देखते हैं नेक्स्ट अधिनियम जो आता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 का अधिनियम। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन था, 1861 का अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, 1861 में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, किस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, तो 1861 के अधिनियम में। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई थी, वायसराय। ठीक है, जो आज वायसराय थे यानी कि गवर्नर बना दिया गया था, तो वो क्या करते थे, उनको आपातकाल 1861 के तहत आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, 1861 अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा मद्रास मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 था। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी, वो विभागीय प्रणाली की। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1861 के जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति भी दे दी गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। तो विभागीय प्रणाली किसने शुरुआत की थी, तो लॉर्ड कैनिंग। इस तरह आपसे क्वेश्चन बन सकता है, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया था, या इस तरह पूछ सकता है विभागीय प्रणाली जो है किस एक्ट के अधीन आई थी, ये 1861 के तहत आई थी। अब देखते हैं अगला, एक मिनट, अभी 1861 में काफ़ी बातें बाकी हैं। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था, तो न्यूनतम 6, अधिकतम 12 सदस्य जो थे विधि निर्माण में सम्मिलित हो सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें, ये बंगाल 1862 में पहली बार स्थापित की गई थी विधान परिषदें। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो था, और पंजाब में भी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 में, पंजाब में 1897 में।
वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 1861 के भारत शासन परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है पोर्टफोलियो का मतलब है विभागों का बंटवारा 1861 के तहत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषदों में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। किस अधिनियम ने मद्रास तथा मुंबई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 का अधिनियम था। अब देखते हैं अगला है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 देखते हैं। तो देखिए इस अधिनियम में क्या क्या बातें हुई थी, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये था केंद्रीय यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? ये तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। बम्बई और मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8, अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य हुआ करते थे। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी? अधिकतम 20 थी। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष था। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीत अपनाई गई थी? परोक्ष निर्वाचन रीत। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था 1892 अधिनियम। 1892 अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। विश्वविद्यालयों, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर किया जाता था। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं तथा किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न अथवा तर्क पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? परामर्शदात्री परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं का नेतृत्व कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने के लिए भारतीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनाने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब देखिए इम्पोर्टेंट आता है आपका
1 मिनट देखते हैं, 14 मिनट का वीडियो अभी हुआ है आपका। तो और देख लेते हैं 1909 का अधिनियम जिसको बोलते हैं मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, और 1919 का अधिनियम हम लोग मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दोनों अधिनियम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? ये जनवरी 1910 में लागू हुआ था। यानी कि 1909 का जो मार्लेमेंटो अधिनियम था, यानी कि जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का भी कहा जाता है, तो इसको लागू करने में लगभग जनवरी 1910 लग गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 60 सदस्य कर दिए गए थे। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 69 हो गई थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन था? ये था 1909 का अधिनियम था। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की थी। किस एक्ट के द्वारा? 1909 के एक्ट के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत के सचिव मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्माती परिषद का नाम सर्वोत्तम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या नाम रखा गया था? विधि निर्माती परिषद का नाम क्या रख दिया गया था? व्यवस्थापिका सभा। आगे देखते हैं। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? एटी अरुणडेला। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला नियम कौन था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। अब देखते हैं अगला नियम है भारत शासन अधिनियम 1919। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आधार सामग्री थी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में। यानी कि इसको जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। इस उद्देश्य इस अधिनियम 1919 का अधिनियम आने का मात्र एक उद्देश्य था, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था, क्या था? अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतें थी अगस्त घोषणा, ठीक है। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पारित किया गया था, ये दिसंबर 1919 में पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था 3 जनवरी 1921 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम
1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? द्वैध शासन, ठीक है, तैयार किया गया था। तो भारत शासन 1919 में जो है केंद्र में प्रांतों में तो द्वैध शासन प्रणाली का अपनाया गया, ये 1919 के अधिनियम में। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन नियमों के अनुसार। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो ये था 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का हुआ करता था। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ था 1919 का अधिनियम। और देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति पर किसका स्पष्टीकरण, मत एवं निर्णय अंतिम होता था? तो गवर्नर का हुआ करता था। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? 9 प्रांतों में लागू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार थी? एक सदनीय थी। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है अपनाई गई थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? सिखों के लिए, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए जो था ये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था इन्हीं वर्गों के लिए की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि की प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी मनोनयन द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1919 के तहत। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडलों के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? 1919 के तहत। भारत सरकार ने 19 के द्वारा प्रांतीय विधानसभा की कार्यकाल निर्धारित की गई थी 3 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति किसमें थी? गवर्नर में। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब में। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनी स्थापित की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः जो है राज्यसभा स्थापित की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया था 5 वर्ष। 1919 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव जो थे, आर्थिक बिल इसको कहते हैं, अनिवार्य कर दिया गया था। 1919 अधिनियम द्वारा भारत की सचिव परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8, अधिकतम 12। 1919 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, 3 कर दी गई थी। पहले 2 था, बाद में 3 कर दी गई।
1919 जो है काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं 1919 में क्या इम्पोर्टेंट था। तो देखिए 1919 अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल को मत अति आवश्यक था। आय व्यय और अखिल भारतीय सेवाओं पर किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था। 1919 अधिनियम द्वारा। और है किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही किया गया था। किस अधिनियम द्वारा जो है पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। 1892 में जो है 1853 में जो है खुली प्रतियोगिता का पहली बार प्रारंभ किया गया था। लेकिन यहाँ पे लोक सेवा आयोग का जो है पहली बार जो है स्थापना कर दिया गया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे नाविक सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं के संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण, आय व्यय साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय। अब देखिए यहाँ पे प्रांतीय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि का प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस, कारागार, गृह आदि। 1919 के नियम को का